Assalamualaikum students. This is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम है डायनामिक्स। आज हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को पढ़ेंगे। इसके पहली वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्सेस का, फोर्सेस क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स दो किस्म की होती हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन भी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी, लेकिन इसको आज हम दोबारा पढ़ते हैं। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच इज़ नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। यानी कि दो चीज़ें जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं हो, यानी कि दूर से, फासले वाला, लेकिन एक दूसरे पे असर डालती हूँ, उसका इफेक्ट डालती हूँ, ऐसी फोर्सेस को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम आज की वीडियो में 4 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसको एक्शन एट आ डिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं वो वर्क करती हैं डिस्टेंस से, यानी कि फासले से वो वर्क करती हैं। तो फासले की वजह से इसको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड एज एक्शन एट आ डिस्टेंस, एक्शन एट आ डिस्टेंस, ठीक है। इसको ये भी कहा जाता है, यानी कि दूर से कोई एक्शन हो रहा हो लेकिन एक्शन हो, ठीक है, इसको ये भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम अर्थ पे कहीं भी मूव करें ये फोर्स हम फील करेंगे। अब ये फोर्स क्या है? सबसे पहली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि ग्रेविटी की यहाँ पे बात है, ठीक है। अब ग्रेविटी की बात है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कोई भी दो चीज़ों के दरमियान जो कशिश, अट्रैक्शन का मतलब होता है कशिश, कशिश की ताकत है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ड्यू टू देयर मासेस, उनके मास की वजह से, यानी कि उनका कोई ना कोई मास हो, वजन हो, ठीक है, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ से हुई थी। तो इसकी सबसे जो एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं अहम जो है एग्जाम्पल है वो है ये ट्री की, यानी कि ट्री से एप्पल का नीचे गिरना। एप्पल के नीचे गिरने से ये चीज़ का ईजाद हुई थी, ये चीज़ डिस्कवर की गई थी कि ग्रेविटी की वजह से जो चीज़ें हैं वो नीचे गिरती हैं। और वो ग्रेविटी क्या है? कशिश है। वो ज़मीन के अंदर ग्रेविटी है और वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरीके से दुनिया में हम देखें, कायनात में देखें, सूरज, चाँद, सितारे और जितने भी सियारे हैं वो हर कोई अपने अपने मिदार में इसी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की मदद से, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं और अपने अपने मिदार में क्या कहते हैं हरकत कर रहे हैं और निज़ाम चल रहा है। जैसे हमारी अर्थ के गिर्द घूमता है चाँद, चाँद भी इसी कुव्वत की वजह से घूमता है, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से। और हमारी अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, वो भी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की मदद से। और जो हमारा प्लैनेट सिस्टम है, सूरज के गिर्द बाकी भी तमाम सियारे घूम रहे हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की हर वजह से घूम रहे हैं। तो ये एप्पल जो है, एप्पल का यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, ठीक है, फॉलिंग डाउन ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, फॉलिंग डाउन एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, ये इसकी एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। हमारे पास जो है बुक में फार्मूला दिया गया है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम वन, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जी लिखेंगे, फिर एम वन लिखेंगे, एम टू लिखेंगे और नीचे आर स्क्वेयर। अब ये फार्मूला जो है ना, हमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स की तरह, अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मास की वजह से। तो यहाँ पे जो m1 और m2 है ना, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ m1 एंड m2 आर टू मैसेज, हमारे पास दो मैसेज है, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम ले लेते हैं आर टू मैसेज, ठीक है। और वो मैसेज क्या है? फासले पे है, डिस्टेंट यानी कि फासले पे। और वो डिस्टेंस को किससे हम शो करेंगे? आर, आर अपार्ट, यानी कि आर फासले पर है। और यहाँ पे जो जी है वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड जी इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी जी की एक फिक्स वैल्यू है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है, आप नोट कर लें इसको कि इसकी वैल्यू क्या है।
ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है, ठीक है? जो कि बराबर है, यहाँ पे जी की वैल्यू लिखती हूँ, इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब जहाँ पे भी ये जो जी है, ये कैपिटल जी, इसकी बात होगी न्यूमेरिकल्स में, एग्जाम्पल्स में, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी। तो ये आपने वैल्यू याद करनी है बच्चों, ठीक है? ये आपको वैल्यू याद हो, न्यूमेरिकल डाटाज में नहीं आएगी, ये आपने खुद याद रखनी है। यहाँ से हमारे पास फार्मूले से क्या आइडिया होता है कि m1 और m2 दो मासेस जो r फासले पे हैं एक दूसरे से, ठीक है, और उनके साथ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि दो मैसेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके दरमियान में जो फासला है उसके स्क्वायर के, ठीक है? ऐसी फोर्स, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इस ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉन्ग रेंज। अब लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज का मतलब है दूर से भी इसका असर का होना, ठीक है? यानी कि दूर से भी ये अपना असर डालती है। अब चाहे हम समंदर की गहराई में चले जाएँ या पहाड़ों की ऊँचाई में चले जाएँ, तो ये ग्रेविटेशनल क़ुव्वत कशिश जो है हमें महसूस ज़मीन के हर कोने में होती है। तो देखें इसकी रेंज कितनी ज़्यादा है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मैं भी आपको बता रही थी कि जो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारे पूरे निज़ाम में है और हर जगह फिक्स है, ठीक है? जहाँ पे भी चाहे एटमॉस्फेयर है, ओशंस है, वहाँ तमाम जगह पे इसका असर है और ये मौजूद है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैसेज, यानी कि वेट, वज़न। वज़न की वजह से जो चीज़ है उसका नीचे आना। अब यहाँ पे जो एप्पल है, अगर एप्पल के अंदर मास ना होता, वेट ना होता, तो वो नीचे ना आती, वो ऊपर ही खड़ा रहता। तो वज़न का होना भी इस चीज़ में मायने है और ये जो वज़न है ना, ये बहुत इसमें ज़रूरी है। अब इस एप्पल के गिरने से ग्रेविटेशनल फ़ोर्स डिस्कवर हुई थी, ठीक है? ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स है। अब देखें ये जो एप्पल है नीचे गिरा है, अब यहाँ से इस एग्ज़ाम्पल से आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा कि एप्पल जो नीचे गिरा है, वो इस जो नीचे से ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, उससे टच नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो एप्पल पे अपना फ़ोर्स डाल रहा था। तो ल रेंज भी आ गई, ठीक है? फ़ासला भी आ गया, डिस्टेंस पे भी है और क्या कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट भी है। इसी तरीके से जो ऑर्बिट्स हैं हमारे, क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम में, यानी कि सन के गिर्द जितने भी ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, वो भी बहुत फासले पे, बहुत बहुत ज़्यादा फासले पे है, लेकिन वो सूरज के असर में, सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसके गिर्द घूम रहे हैं और उसके जो एरिया है उसके बाहर नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने एरिया पे जितना असर डालती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये क्या चीज़ होती है? फील्ड होता है, समझ लें, एक तरह से एरिया। अब जैसे ज़मीन जो है, ज़मीन की क़ुव्वत कशिश जो है, वो ज़मीन के गिर्द भी मौजूद है और हद काफ़ी देर तक मौजूद है, ठीक है? जहाँ तक ज़मीन का वो असर ग्रेविटेशन का महसूस होता है, वो तमाम एरिया ग्रेविटेशनल फ़ील्ड कहलाती है, यानी कि वो एरिया जो है वो उसकी फ़ील्ड कहलाती है, ठीक है? ये भी एक अहम पॉइंट है इसका, मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं बाकी की कॉन्टैक्ट फ़ोर्सेस की तरफ, पहले उनके नाम देख लेते हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स, तीसरी है मैग्नेटिक फ़ोर्स और है फोर्थ वन स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फ़ोर्सेस, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो चार्ज। अब चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में जो उसका उनकी आपस में जो फोर्स मौजूद है, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्जेस के दरमियान जो, क्या कहते हैं, फोर्स मौजूद है। अब ये जो फोर्स है ना, यहाँ देखें, आप डायग्राम देख सकते हैं कि इससे भी आपको समझ आ रही होगी। उसके अलावा जो है मैं आपको बता देती हूँ कि जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं नेगेटिव और नेगेटिव है, यानी कि सेम। जब सेम होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो क्या करते हैं? रिपेल। रिपेल का मतलब होता है धकेलना, यानी कि एक दूसरे को परे करते हैं। और अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को, यानी कि क्या कहते हैं, डिफरेंट होने की वजह से वो एक दूसरे में अट्रैक्शन पैदा करते हैं, ठीक है? उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अट्रैक्शन।
अब यहाँ से आपको ये बात समझने में और याद रखने में आसानी होगी कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, यानी कि सेम चार्जेस आएंगे तो वो एक दूसरे को धकेलेंगे, रिपेल करेंगे, उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की फोर्स होगी। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रिपल्शन। ठीक है, जबकि अगर डिफरेंट होंगे, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन की फोर्स होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बैलून्स हैं, बैलून्स जो हैं वो इस चीज़ को जाहिर करें कि दोनों जो हैं सेम चार्जेस हैं। अगर सेम चार्जेस हैं, देखिए ये फोर्स इधर जा रही है, ठीक है, और इसकी फोर्स ये एरो इधर जा रहा है। अब ये चीज़, ये एरोज जो हैं दोनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर सेम चार्जेस हों तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और यहाँ पे अगर एक जैसे ना होते, डिफरेंट होते, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक के वर्ड से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैग्नेट की बात है। अब मैग्नेट, इट इज़ अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन अदर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि मैग्नेट, मैग्नेट का जो असर है, जो कुवत है, वो दूसरे मैग्नेट के साथ, या मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जो मैग्नेट एक दूसरे अपने आप के, मतलब मैग्नेट उनको अपने करीब खींचता है, उनसे उनके दरमियान वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स महसूस करता है, वो मटेरियल्स हैं आयरन, निकल और कोबाल्ट। ये तीन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ना ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की थोड़ा सा मैं कहूँगी सेम है। अब इसमें क्या चीज़ सेम है, इसमें ये चीज़ सेम है कि जो अगर सेम मैग्नेट्स हैं, तो यानी कि सेम डायरेक्शन है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और डिफरेंट है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो डायग्राम है ना एक मैग्नेट की, ठीक है, ये दो पोल्स हैं, एक मैग्नेट की शेप है, यहाँ पे मैं मैग्नेट लिख देती हूँ। ठीक है, अब इस मैग्नेट की शेप से इसकी एस वाली साइड पे, यहाँ पे ये जो कील है ना, कील, ठीक है, ये इसके साथ चिपके हुए हैं। ठीक है, अब कील आयरन के बने होते हैं। ठीक है, अब उनको, उनका इससे चिपकना ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइंस हैं, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके इनके दरमियान जो ताकत है, जो फोर्स है, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनके मैग्नेट्स के दरमियान भी दो फोर्सेस होती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एक रिपल्सिव। ठीक है, अगर सेम होंगे मैग्नेट, सेम साइज होगी तो अट्रैक्टिव होगी, और अगर डिफरेंट होंगे तो उनके दरमियान जो होगी फोर्स वो रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक है, ये फोर्सेस में लिख देती हूँ। और इन दोनों को अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स मैग्नेट के दरमियान, या मैग्नेट का मैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान होना, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। हमारे पास जो लास्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स ये एक थोड़ा सा टॉपिक है यहाँ पे, यानी कि ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब न्यूक्लियर जो है ना, जैसे आपको मैं बताती हूँ कि एक एटम है, ठीक है, एटम के जो सेंटर है ना, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। अब उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि जो फोर्सेस हैं, उसको स्ट्रॉन्ग है एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। यानी कि ये सब एटॉमिक, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद है वो होते हैं, प्रोटॉन मौजूद होता है और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, अब ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉन है, ये सब कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम के। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। अब एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान आपस में जो फोर्स है, उस वो वीक भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ये थोड़ा सा डिस्कशन वाला टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो फंडामेंटल फोर्सेस है, ये उसमें भी शामिल है। तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस ये इतना आप देख लें कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान है। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, हमने आज के वीडियो में जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को पढ़ा। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में चार फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो चीज़ों के दरमियान उनके मास की वजह से जो फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इसका फार्मूला है। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं इसको, इसकी फिक्स वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स मौजूद होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फिर है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स के दरमियान और मैग्नेट का दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के साथ, जो मटेरियल मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, उन मटेरियल के दरमियान जो फोर्स होती है वो मैग्नेटिक फोर्स होती है।
और एटम के अंदर जो मौजूद हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से हर चैप्टर को इन डिटेल कवर करेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।